हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएस टीचर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। हमने जो अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था वर्णों का ज्ञान, वर्णों के बारे में, विराम चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनाते हैं उसके बारे में। तो पहले हम इसकी 2-3 चीज़ें जान ले होंगी। संधि से पहले जैसे आपके सामने एक शब्द आएगा सार्थक, तो एक सार्थक शब्द क्या होता है ये समझना है हमें। सार्थक शब्द क्या होता है ये समझना है। जैसे हमने लिखा कमल, तो आपके दिमाग में कोई फोटो बनी, इसका कोई अस्तित्व है? तो आपके दिमाग में फोटो, हमारे दिमाग में फोटो बनी कमल की, कि जैसे कि एक फूल होता है कमल। अगर हम इसे लिख दें तो इसका मतलब है कि ये सार्थक है, और इसको हम लिख दें ल म क, तो इसका कोई फोटो बनी नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सार्थक शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्द नहीं है। जैसे हमने लिखा, हमने बोला कि सेब, तो आपके दिमाग में कोई फोटो बनी, आपके सेब बोला तो तुरंत आपके माइंड में ये बात आई कि सेब एक फल होता है। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द है। जैसे हम अगर इसको उल्टा लिख दें व से ए, तो ये क्या है, कोई बात आई दिमाग में? नहीं आई, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ ना हो वो होते हैं असार्थक, और जिनका अर्थ हो, जिनका अस्तित्व हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूँ वह लड़का है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि हाँ वह लड़का है। तो ये होते हैं सार्थक शब्द। इसी प्रकार हम जब संधि पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास 2 सार्थक शब्द होते हैं और उन दोनों को जोड़कर हम संधि बनाते हैं। तो जब हम शब्द के भेद पढ़ते हैं, तो उससे पहले, संधि पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शब्द के भेद पढ़ लेते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। तो यह हम पहले शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिससे कि हमें संधि को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, तो इसमें कौन से शब्द आते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज और शंकर। दूसरा है हमारा रचना और बनावट के आधार पर। दूसरा कौन सा है हमारा? रचना और बनावट के आधार पर। तो इसके अंदर आते हैं हमारे 3 शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। वो नीचे कट गया है, योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। तो ये 3 हमारे आते हैं रचना और बनावट के आधार पर। तो इसमें जो हमारा ये यौगिक शब्द है, जो हमारा यौगिक शब्द है, यौगिक जो शब्द है, इसी के अंदर हमारी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। यौगिक शब्द के अंदर कौन कौन से आते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय किसके अंदर आते हैं? यौगिक के अंदर। ये 4 ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना, आपको इतना नीचे बेसिक तक क्यों लेके जा रही हूँ? मैं पहले आपका बेसिक इसलिए क्लियर कर रही हूँ जिससे तुम जब आगे पढ़ो तो प्रॉब्लम ना आए। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है हमारा? अर्थ के आधार पर। तो इसमें आते हैं हमारे एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक अर्थ होता है, जिनका
एक अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे हैं हमारे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनके एक से ज्यादा अर्थ हों, जिन्हें हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। जिनके एक से ज्यादा अर्थ हों, जिसका एक से ज्यादा अर्थ हो, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो पर्यायवाची होते हैं वो समानार्थक में आते हैं, भाई अनेकार्थक में नहीं आते हैं। वो गलती से कह गई थी मैं। तो अगला है हमारा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो विलोम शब्द जिन्हें बोलते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ वाले, जिनका विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है जिसका, वो होते हैं हमारे विपरीतार्थक शब्द। समरूपी और भिन्नार्थक शब्द। एक क्या होते हैं हमारे? समरूपी और भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जिनके एक ही शब्द के बहुत सारे रूप होते हैं। चौथा है हमारा व्याकरण के आधार पर। चौथा वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? व्याकरण के आधार पर। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो जिनके टूटने पर कोई विकार उत्पन्न होता है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके टूटने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सो इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं संधि। अब क्या पढ़ते हैं? संधि। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें आप कैसे पहचानोगे कि इसमें संधि है, समास है या उपसर्ग है, तो इसलिए मैं इतना नीचे आपको बेसिक तक लेके गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलेगा। तो क्या बनेगी हमारी? संधि। क्या बनेगी? संधि। तो संधि, अब आगे देखते हैं हम कि संधि कितने प्रकार की होती है। हमारी संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम इन तीनों के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के भेद यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि भी 3 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि वर्ण के साथ वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, यानी कि 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब यह है कि जहाँ 2 स्वर मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की है भाई? 3। तो सबसे पहली कौन सी है उसमें? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहली स्वर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी लघु या दीर्घ यानी कि छोटा और बड़ा सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से ही होता है, यानी कि सजातीय वर्ण का मेल और सजातीय वर्ण से ही होता है, तो उससे उत्पन्न जो विकार होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ, ई, उ,
ए, ओ, ये क्या है हमारे स्वर हैं। लेकिन इसमें ए, तो ये दोनों दीर्घ हैं। ए दोनों बोल रहे हैं, तो वो कैसे बोल रहे हैं? दीर्घ बोल रहे हैं। ओ, तो ये भी दोनों दीर्घ बोल रहे हैं। यानी कि जो दीर्घ बोलेंगे वो हमारे सजातीय नहीं होंगे, तो ये सजातीय नहीं है। आ, तो एक आ छोटा बोल रहा है और एक आ बड़ा बोल रहा है, तो ये सजातीय है। ई, तो ये भी सजातीय है। ऊ, तो ये भी सजातीय है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये सजातीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही दीर्घ हैं। ए दोनों दीर्घ हैं, ओ दोनों दीर्घ हैं, तो ये सजातीय नहीं है। इसका एग्जाम्पल है जैसे आ प्लस आ, तो आ प्लस आ क्या बन गया? बड़ा आ प्लस आ, ये भी आ बना। आ प्लस आ, ये भी आ बना। आ प्लस आ, ये भी आ बना। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा जैसे परम धन आत्मा, परम प्लस आत्मा, तो हमारा संधि क्या बना? परमात्मा, क्योंकि परम इसका आ और इसका बड़ा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए हमारे? बड़ा। तो यहाँ क्या बन गया? बड़ा बन गया ना, परमात्मा। उसी तरह ई प्लस ई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो ये सब क्या है? हमारे सजातीय हैं। क्या है ये? सजातीय हैं। जैसे हर प्लस ईस, तो हर रे का आ और ई, तो मिलके क्या बन गया? हरीश। मिलकर क्या बना? हरीश। ये जो है आपका ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें भानु प्लस उदय, यानी कि ये दोनों छोटे ऊ हैं, तो जब हम दो छोटे ऊ को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। तो भानु प्लस उदय, भानुदय। क्या बन गया? भानुदय। तो आज इतना ही इस वीडियो में, आगे की संधि हम कल पढ़ेंगे। अभी इसकी भी 2 संधि रह गई हैं, स्वर संधि की भी, और आगे व्यंजन संधि है आपकी और विसर्ग संधि है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। स्वर संधि की 2 संधि हैं, गुण संधि और वृद्धि संधि, उनको भी कल ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।